हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स की दुनिया की क्वीन मानी जाने वाली अगाथा क्रिस्टी का एक बहुत ही उम्दा और मशहूर नॉवेल। ये नॉवेल का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। आगे के भाग सुनने के लिए वीडियो के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 7। इंस्पेक्टर कुछ निराश सा लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि उसने पूरी दोपहर उन लोगों की सूची बनाने में लगा दी थी जिन्हें दुकान के भीतर जाते देखा गया था। किसी ने किसी को नहीं देखा? पॉयरो ने उससे पूछा। देखा है। धूर्त हाव भाव वाले 3 लंबे आदमी, मूंछों वाले 4 नाटे आदमी, 2 दाढ़ी वाले, सब के सब अजनबी, और अगर गवाहों का यकीन करें तो सभी के सभी दुष्ट दिखने वाले। मुझे तो ये सब सुनकर इतनी हैरानी हो रही है कि किसी ने नकाब पहने बंदूकधारी लोगों के गिरोह को ही तो नहीं देख लिया। पॉयरो हमदर्दी से मुस्कुराया। क्या किसी ने उस शख्स ऐशर को देखने का दावा भी किया है? नहीं, वो किसी ने नहीं किया। ये एक और बात उसके हक में जाती है। मैंने अभी अभी चीफ कांस्टेबल से कह दिया है कि ये काम स्कॉटलैंड यार्ड का है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई लोकल क्राइम है। मेरा भी यही विचार है, पॉयरो ने गंभीरता से कहा। इंस्पेक्टर से विदा लेने के बाद वहां से लंदन वापस आने से पहले हमने 2 लोगों से मुलाकात की। पहली मुलाकात थी जेम्स पार्ट्रिज के साथ। पार्ट्रिज वो व्यक्ति था जिसने मिसेस ऐशर को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने 5:30 बजे के करीब उससे कुछ सामान खरीदा था। वो एक छोटे कद का आदमी था और एक बैंक में क्लर्क था। नाक पर चश्मा पहनता था, काफी रूखा सूखा और दुबला पतला, हर बात को एकदम सही सही कहने वाला। वो एक छोटे से घर में रहता था जो उसी की तरह चुस्त दुरुस्त था। जब मेरे दोस्त पॉयरो ने उसे अपना कार्ड दिया तो उस पर नजर डालते हुए वो बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर पॉयरो? मुझे बताया गया है मिस्टर पार्ट्रिज कि मिसेस ऐशर को जिंदा देखने वाले आप आखिरी व्यक्ति थे, पॉयरो ने कहा। पार्ट्रिज ने अपनी उंगलियों के सिरों को जोड़ा और पॉयरो को ऐसे देखा मानो वो चिड़ियाघर से छूटकर आया हो। ये तो बहस का मुद्दा है मिस्टर पॉयरो। मेरे बाद बहुत से लोगों ने मिसेस ऐशर से खरीदारी की होगी। अगर ऐसा है भी तो किसी ने आपकी तरह आगे बढ़कर बताया नहीं है, पॉयरो ने कहा। कुछ लोगों को समाज की तरफ अपने कर्तव्य की समझ नहीं होती। बिल्कुल सही, पॉयरो ने कहा। मुझे बताया गया है कि तुम खुद ब खुद पुलिस के पास चले गए थे। हाँ, जरूर चला गया था। मैंने जैसे ही दहलाने वाली इस वारदात के बारे में सुना, मुझे लगा कि शायद मेरा बयान इसमें मदद कर सके और मैं तुरंत सामने आ गया। क्या आप कृपा करके अपनी कहानी मेरे लिए दोहराएंगे? पॉयरो ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा। हाँ जरूर। मैं अपने घर तक वापस आ रहा था और ठीक 5:30 बजे। 1 मिनट, तुम्हें सही सही वक्त कैसे पता चला? इस तरह बीच में टोके जाने पर पार्ट्रिज कुछ नाराज दिखाई दिया। गिरजाघर की घड़ी की घंटी बजी थी। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली और देखा कि वो 1 मिनट पीछे थी। ये मेरे मिसेस ऐशर की दुकान में दाखिल होने से एकदम पहले हुआ था। क्या तुम अक्सर वहां खरीदारी करते हो? हाँ, अक्सर करता हूँ। मैं उस वक्त अपने घर वापस जा रहा था। मुझे हफ्ते में 1-2 बार जॉन कॉटन खरीदने की आदत थी, हल्के वाले। क्या तुम व्यक्तिगत रूप से मिसेस ऐशर को जानते थे, उसके हालात या उसके अतीत के बारे में? बिल्कुल नहीं। खरीदारी और कभी कभार मौसम के बारे में टिप्पणी के अलावा मैंने उससे कभी कोई बात नहीं की। क्या तुम्हें पता था कि उसका पति शराबी था और उसे अक्सर जान से मारने की धमकी देता रहता था? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर भी तुम उसे पहचानते तो थे। क्या कल शाम उसे देखकर तुम्हें कोई चीज गैरमामूली लगी? क्या वो किसी तरह घबराई हुई या अनमनी सी लगी? पार्ट्रिज ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जहां तक मुझे याद है वो हमेशा की तरह ही लगी। उसकी बात सुनकर पॉयरो उठ खड़ा हुआ। मेरे सवालों के जवाब के लिए शुक्रिया पार्ट्रिज। वैसे क्या तुम्हारे घर में ABC डायरेक्टरी होगी? मुझे वापसी के लिए लंदन जाने वाली ट्रेन का टाइम देखना है। वो आपके ठीक पीछे रखी है शेल्फ पर, उसने कहा। उस शेल्फ पर एक ABC डायरेक्टरी, एक ब्रैडशॉ डायरेक्टरी, स्टॉक एक्सचेंज की सालाना रिपोर्ट, कैली की डायरेक्टरी, एक हुज हू और एक स्थानीय डायरेक्टरी पड़ी थी।
पॉयरो ने एबीसी उठा ली, ट्रेन का समय देखने का बहाना किया, फिर मिस्टर पार्ट्रिज का शुक्रिया अदा किया और हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। हमारी अगली मुलाकात एल्बर्ट रिडल से थी और बिल्कुल अलग किस्म की थी। एल्बर्ट रेल की पटरी बिछाने वाला था। उससे हमारी मुलाकात उसकी घबराई हुई पत्नी द्वारा की गई बर्तनों की खटखट, उसके गुर्राते कुत्ते और खुद रिडल के उल्टे रवैये के साथ हुई। वो एक लंबा चौड़ा बेढंगा सा आदमी था, चौड़े मुंह और छोटी छोटी शक्की आंखों वाला। उसे मीट पाई खाने की आदत थी, गहरी काली चाय के साथ। उसने अपने प्याले के ऊपर से गुस्से में हमें देखा। मैं जो भी जानता हूं एक बार बता चुका हूं, वैसे भी इस सब का मेरे साथ क्या वास्ता। मैं पहले पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं और अब 2 विदेशियों के आगे फिर से सारी बातें दोहराऊं जो पता नहीं कहां से आ टपके हैं। पॉयरो ने एक हंसती उड़ती हुई सी नजर मेरी ओर डाली और बोला, सच कहूं तो मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो। ये खून का मामला है, बहुत सावधान रहना पड़ता है। उस आदमी की बीवी ने कहा, बर्ट, अच्छा यही होगा कि जो ये सज्जन पूछना चाहते हैं इन्हें बता दो। तुम अपना सड़ा हुआ मुंह बंद ही रखो तो अच्छा होगा। वो जोर से अपनी बीवी पर चिल्लाया। पॉयरो ने बीच में ही टिप्पणी की, मेरे ख्याल से तुम अपने आप पुलिस के पास नहीं गए थे। अपने आप? मैं अपने आप क्यों जाता? मेरा इससे क्या मतलब था? अपना अपना ख्याल है, पॉयरो ने उदासीनता से कहा। एक कत्ल हुआ है और पुलिस जानना चाहती है कि दुकान के अंदर कौन कौन गया था। मेरा ख्याल है कि अगर तुम खुद आगे आते तो ये ज्यादा सही बात होती। मुझे अपने काम भी करने हैं। मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे अपने आप सामने आना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि पुलिस को तुम्हारा नाम ये कहकर दिया गया कि तुम्हें मिसेस एशर की दुकान में जाते हुए देखा गया था और पुलिस को खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। क्या पुलिस तुम्हारे बयान से संतुष्ट है? वो भला क्यों संतुष्ट होने लगे? लेकिन मैं आपको कहे देता हूं, इसमें मेरे खिलाफ कोई बात नहीं है। सब जानते हैं कि उस बुढ़िया को किसने मारा है, उसके उस हरामी पति ने। लेकिन वो उस शाम गली में आया ही नहीं और तुम वहां पर मौजूद थे। देखो, तुम जबरदस्ती ये खून मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। तुम कामयाब नहीं होगे, मैं बता देता हूं, नहीं होगे। मेरे लिए ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मैं एक डिब्बा तंबाकू चुराना चाहता था? मैं कोई पागल हत्यारा हूं? इतना कहकर वो धमकाने के अंदाज में कुर्सी से उठा। उसकी पत्नी धीमी आवाज में मिमियाई, बर्ट, बर्ट, ऐसी बातें मत बोलो, उन्हें लगेगा कि तुमने वाकई में खून किया है। अपने आप को जरा शांत करो मिस्टर, पॉयरो ने कहा। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे वहां जाने के बारे में तुम्हारा बयान पूछ रहा हूं और तुम इतनी सी बात के लिए इनकार कर रहे हो। ये बात काफी अजीब है। अब तक बर्ट को समझ आ गया था कि उसके मना करने का नतीजा भयंकर हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा नरम पड़ गया और बोला, किसने कहा कि मैं इनकार कर रहा हूं? मुझे कोई एतराज नहीं, पूछो क्या पूछना है। जब तुम दुकान में दाखिल हुए तब 6 बजे थे? हाँ, 1-2 मिनट ऊपर ही थे। मुझे गोल्डफ्लेक का एक पैकेट चाहिए था। मैंने दरवाजे को धकेल कर खोला। धकेल कर खोला? तो क्या दरवाजा बंद था? हाँ, पहले मुझे लगा कि दुकान शायद बंद है, लेकिन वो बंद नहीं थी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया, वहां कोई नहीं था। मैंने काउंटर पर खटखट की और थोड़ी देर इंतजार किया, कोई नहीं आया, इसलिए मैं फिर बाहर चला गया। बस इतना ही हुआ। तो तुमने काउंटर के पीछे गिरी हुई लाश को नहीं देखा? पॉयरो ने पूछा। नहीं तो। क्या वहां आसपास कहीं रेलवे गाइड भी पड़ी थी? हाँ थी, उल्टी पड़ी थी। मेरे मन में ये आया कि शायद बुढ़िया को कहीं अचानक जाना पड़ा और वो दुकान बंद करना भूल गई। तो हो सकता है तुमने वो रेलवे गाइड उठा ली हो और उसे काउंटर पर इधर से उधर रख दिया हो। मैंने उसे छुआ भी नहीं, मैंने वही किया जो मैं बता रहा हूं। और जब तुम वहां पहुंचे थे तो तुमने दुकान में से किसी को निकलते भी नहीं देखा? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं फिर से कहता हूं कि सारा ध्यान मेरे ऊपर ही क्यों लगा रहे हो तुम लोग? पॉयरो उठ खड़ा हुआ। कोई तुम पर ध्यान नहीं लगा रहा मिस्टर, अभी के लिए कम से कम। गुड नाइट। पॉयरो की बात सुनकर उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया और हम दोनों उसे वैसे ही खड़ा छोड़कर बाहर निकल आए। गली में आकर पॉयरो ने अपनी घड़ी देखी। अगर हम जल्दी जल्दी करें दोस्त तो 7:02 वाली गाड़ी पकड़ सकते हैं। चलो हम जल्दी से रवाना होते हैं, उसने कहा। अध्याय 8। ट्रेन पकड़कर हम लोग पहले दर्जे के डिब्बे में बैठ गए, जिसमें सिर्फ हम दोनों ही थे। गाड़ी अभी अभी एंडोवर से बाहर निकली ही थी कि मैंने उससे पूछा,
अब पॉयरो ने बड़े ही व्यंग्य भरे स्वर में कहा, जुर्म एक मझोले कद के आदमी ने किया है, जिसके बाल लाल हैं और जिसकी बाईं आंख पर पट्टी बंधी है। वो दाएं पैर से थोड़ा सा लंगड़ाता भी है और उसके बाएं कंधे के एकदम नीचे एक तिल है। मैं हैरानी से चिल्लाया, पॉयरो, इतनी जल्दी तुमने इतना सब कैसे पता लगा लिया? फिर अचानक उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे जैसे सब कुछ समझ आ गया। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए नजरें झुका ली। पॉयरो ने मुझसे कहा, दोस्त, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मुझे कुत्ते जैसी भक्ति की नजरों से देखते हो और मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं शर्लक होम्स की तरह से राय दूं। सच तो ये है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि कातिल कैसा दिखता है, ना ही ये कि वो कहाँ रहता है और ना ही ये कि उस पर कैसे हाथ डाला जाए। काश उसने कुछ सुराग छोड़े होते, मैंने कहा। हाँ, तुम्हें हमेशा सुराग ही आकर्षित करते हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उसने कोई सिगरेट सुलगाकर उसकी राख नहीं छोड़ी और उस पर ऐसे किसी जूते से नहीं चला जिसमें अजीब बनावट के कील लगे थे। नहीं, वो इतना दयालु नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारे पास कम से कम रेलवे गाइड तो है। तुम्हारे लिए वो ABC ही सबसे बड़ा सुराग है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो उसे गलती से छोड़ गया? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो उसे जानबूझकर छोड़ गया है। उंगलियों के निशान यही बताते हैं। अरे लेकिन उंगलियों के निशान तो थे ही नहीं। वही तो मेरा मतलब है। कल की शाम कैसी थी? जून की गर्म शाम। क्या ऐसी शाम को कोई आदमी हाथों में दस्ताने पहनकर टहलता है भला? ऐसा आदमी यकीनन अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचता। इसलिए अगर ABC पर उंगलियों के कोई निशान नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें सावधानी से मिटा दिया गया है। बेगुनाह आदमी अपने निशान छोड़ देता है, लेकिन गुनाहगार नहीं। इसलिए हमारे कातिल ने जरूर किसी मतलब से उस गाइड को वहां छोड़ा है। लेकिन उसके अलावा भी एक सुराग है। ABC को किसी ने खरीदा जो उसे वहां तक लाया। यहां पर एक संभावना हो सकती है। तुम्हें लगता है इस तरह से तुम्हें कुछ पता चल जाएगा? ईमानदारी से कहूं हेस्टिंग्स, तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। ये अनजान आदमी जरूर अपनी काबिलियत पर इतराता है। वो ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ने वाला जिसका पीछा किया जा सके। तो क्या हमें उस ABC गाइड से कोई मदद नहीं मिलेगी? मैंने पूछा। जिस मतलब में तुम कह रहे हो उस मतलब में तो नहीं मिलेगी। तो क्या किसी और मतलब में? पॉयरो ने एकदम से मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद धीरे धीरे बोला, इसका जवाब हाँ है। यहाँ हमारा सामना एक अनजान आदमी से है। वो अंधेरे में है और अंधेरे में ही रहना चाहता है, लेकिन जाहिर है कि वो खुद पर रोशनी डाले जाने से बच नहीं सकता। एक अर्थ में हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन दूसरे अर्थ में हम पहले से ही उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं एक धुंधली सी शक्ल अख्तियार करते उसे देख सकता हूँ। एक ऐसा आदमी जो अच्छी तरह और साफ साफ टाइप कर सकता है, जो अच्छी किस्म का कागज खरीदता है, जिसे अपने व्यक्तित्व को दिखाने की ललक है। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में कोई उस पर ध्यान नहीं देता होगा और सब लोग उसकी उपेक्षा करते होंगे। मैं उसे हीन भावना के साथ बड़े होते देख पा रहा हूँ, अन्याय के एहसास के साथ जूझते हुए। मैं उसके अंदर की ललक को देख सकता हूँ, अपने आप को साबित करने की ललक, अपनी तरफ ध्यान खींचने की ललक, और उस ललक का मजबूत होते जाना और हालात और घटनाओं का उसे लगातार रौंदते चले जाना, उस पर और भी ज्यादा जिल्लत और बेइज्जती थोपते हुए। इस तरह उसके अंदर ही अंदर बारूद की एक पूरी ढेरी तैयार हो चुकी होगी। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा अनुमान है पॉयरो, इससे हमें कोई असली मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें तो माचिस की तीलियों के सिरे, सिगरेट की राख, कीलों वाले जूते ज्यादा पसंद है, हमेशा से ही रहे हैं। लेकिन हम कम से कम अपने आप से कुछ काम के सवाल तो पूछ ही सकते हैं। आखिर ABC डायरेक्टरी ही क्यों? मिसेस एशर ही क्यों? एंडोवर ही क्यों? उसने इन्हीं को क्यों चुना? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, उस औरत की बीती हुई जिंदगी काफी सीधी सादी लगती है। उन दोनों आदमियों के साथ मुलाकात भी निराशाजनक रही। जितना हम पहले जानते थे उससे ज्यादा वे हमें कुछ बता नहीं पाए। सच कहूं हेस्टिंग्स, तो मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन हम दो हो सकने वाले कातिलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनसे मिलना तो जरूरी था। शायद ये मुमकिन हो सकता है कि कातिल एंडोवर में या उसके आसपास ही रहता हो। ये हमारे इस सवाल का जवाब हो सकता है कि उसने एंडोवर को ही क्यों चुना। 2 आदमी हैं जो उस वक्त पर दुकान में पाए गए। उनमें से कोई एक भी कातिल हो सकता है,
लेकिन अभी ये साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक खूनी नहीं है। हो सकता है वो भारी भरकम जानवर जैसा आदमी रिडल हो, मैंने कहा। आह, रिडल को तो मैं यूं ही छोड़ देने को तैयार हूं। वो घबराया हुआ था, यूं ही डींगे हाँक रहा था। एबीसी खत लिखने वाले व्यक्ति से उसका मिजाज बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। घमंड और आत्मविश्वास जैसी विशेषताएं उसमें कतई नहीं थी। पॉयरो की बात सुनकर मैंने कहा, लेकिन ये बातें तो उस छोटे कद वाले पार्टरिज में जरूर थीं। हाँ, पॉयरो ने कहा, वो उस तरह का ज्यादा है। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो उसी ढंग से पेश आ रहा है जैसे खत लिखने वाला आता। वो तुरंत पुलिस के पास चला जाता है, खुद सामने आ जाता है और अपनी इस स्थिति का मजा लेता है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि पार्टरिज ने खून किया है? नहीं हेस्टिंग्स, मैं ये समझता हूं कि कातिल कहीं बाहर से आया था, लेकिन हमें कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं है। और हाँ, एक बात और, हमें इस संभावना को भी नहीं भूलना है कि ये काम किसी औरत के द्वारा किया हुआ भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि वार करने का तरीका एक मर्द जैसा है, लेकिन बेनाम खत आदमियों की बजाय औरतें ज्यादा लिखती हैं और हमें इस बात को भूलना नहीं है। कुछ पल खामोश रहकर मैंने कहा, अब हम आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं करेंगे? तुम्हें क्या लगता है हेस्टिंग्स, मैं कोई जादूगर हूं जो अपनी जादू की छड़ी घुमाऊंगा और सारा केस सॉल्व हो जाएगा? लेकिन फिर भी पॉयरो, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। हमारे पास एबीसी डायरेक्टरी है, वो लिखने वाला कागज और लिफाफा भी है। उनके बारे में तो सब कुछ किया ही जा रहा है हेस्टिंग्स। उस तरह की तफ्तीश करने के लिए पुलिस के पास सारे साधन हैं। उस तरह की किसी बात का पता लगाना है तो फिक्र मत करो, पुलिस उसका पता लगा लेगी। इससे आगे अब कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं था। आने वाले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पॉयरो का बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया था। वो उस केस के बारे में बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। जब मैंने दोबारा उस पर बात करनी चाही तो उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करा दिया। मैं मन ही मन उसका इरादा समझ रहा था। मिसिज एशर के कत्ल को लेकर उसके मन में हार का डर था। एबीसी नाम के उस आदमी ने उसे चुनौती दी थी और एबीसी की जीत हुई थी। मेरा दोस्त, जिसे सफलता की ही आदत थी, हार को लेकर बड़ा ही सेंटी था, इतना कि वो उसके बारे में बात करना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये शायद इतने महान आदमी में छोटेपन का एक संकेत था, लेकिन हम में से शांत आदमी का दिमाग भी सफलता के कारण घूम सकता है। पॉयरो के मामले में तो दिमाग के घूम जाने का ये सिलसिला सालों से चल रहा था और अब आखिरकार उसके नतीजे दिखने लगे थे। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। इस बात को समझते हुए मैंने अपने दोस्त की कमजोरी का आदर करते हुए इस केस के बारे में आगे कोई बात नहीं की। अखबार में मैंने तहकीकात की रिपोर्ट पढ़ी। वो बहुत छोटी सी थी। एबीसी खत के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था और फैसला कर दिया गया था कि हत्या किसी अनजान व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की गई थी। इस केस ने प्रेस का कोई खास ध्यान नहीं खींचा था। उसमें ऐसी कोई विशेषता भी नहीं थी। एक छोटी सी गली में एक बूढ़ी औरत के खून को प्रेस ने ज्यादा सनसनीखेज विषयों के लिए पीछे छोड़ दिया था। सच बात तो यह है कि कुछ दिन बाद ये पूरा किस्सा मेरे दिमाग से भी करीब करीब निकल ही चुका था, और वो इसलिए कि मैं किसी भी सूरत में पॉयरो की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन अचानक 25 जुलाई को वो किस्सा दोबारा से जिंदा हो गया। वीकेंड के दौरान यॉर्कशायर चले जाने के कारण मैं 2 दिन पॉयरो से नहीं मिल पाया था। सोमवार की दोपहर को जब मैं लौटा तो उसके बाद 6 बजे की डाक से एक खत आया। उस लिफाफे को फाड़कर खोलते हुए पॉयरो ने अचानक जिस तेजी से सांस भरी वो मुझे अच्छी तरह याद है। आ गया, उसने कहा। क्या आ गया? मैंने पूछा। एबीसी किस्से का दूसरा चैप्टर। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। पॉयरो ने खत मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, खुद ही पढ़ लो। हमेशा की तरह वो खत अच्छे दर्जे के कागज पर लिखा गया था। उस पर लिखा था, क्यों मिस्टर पॉयरो, क्या ख्याल है? पहली बाजी मेरी रही। एंडोवर वाला काम सफल रहा है कि नहीं? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझे तुम्हारा ध्यान बेक्सहिल ऑन सी की तरफ खींचना है। तारीख इस महीने की 25। तो चलो कुछ और मजे करें। तुम्हारा एबीसी। हे भगवान, मैं जोर से चिल्लाया। क्या ये राक्षस एक और जुर्म करने वाला है पॉयरो?
वो तो जाहिर ही है। तुम्हें भला और क्या उम्मीद थी? तुम्हें क्या लगा था कि एंडोवर एक इकलौता जुर्म था? तुम्हें याद नहीं कि मैंने कहा था ये शुरुआत है? लेकिन ये तो बड़ा ही भयानक है। हाँ, वो तो है। हमारा सामना एक पागल खूनी से है, पॉयरो। हाँ है। उसकी खामोशी किसी भी बहादुरी से ज्यादा असरदार थी। मैंने अपने बदन में एक झुरझुरी सी महसूस की और खत उसे लौटा दिया। अगली सुबह हम काफी प्रभावशाली लोगों के साथ मीटिंग में थे। ससेक्स के चीफ कांस्टेबल, सीआईडी के असिस्टेंट चीफ कमिश्नर, एंडोवर से इंस्पेक्टर ग्लेन, ससेक्स के पुलिस सुपरिटेंडेंट, जैप और क्रोम नाम का एक युवा इंस्पेक्टर और एक प्रसिद्ध सरकारी मनोचिकित्सक डॉक्टर थॉमसन, सब एक साथ जमा थे। उस खत पर हैम्पस्टेड की डाक टिकट थी, लेकिन पॉयरो के अनुसार इस बात को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं थी। सारे मामले पर काफी चर्चा हुई। डॉक्टर अधेड़ उम्र का सौम्य व्यक्ति था, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सीधी सरल भाषा बोलता था और अपने पेशे के तकनीकी शब्दों से दूर रहता था। असिस्टेंट ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों खत एक ही आदमी ने लिखे हैं और भेजे भी एक ही आदमी ने हैं। और ये भी आसानी से माना जा सकता है कि वही आदमी एंडोवर की हत्या के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब हमें एक और जुर्म की निश्चित चेतावनी मिल गई है, जो 25 तारीख को यानी परसों होने वाला है, बेक्स हिल में। हमें ये सोचना है कि इसे रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। चीफ कांस्टेबल ने अपने सुपरिटेंडेंट की तरफ देखा। कहना मुश्किल है सर, इस बात का कोई संकेत तक नहीं है कि मुजरिम कौन हो सकता है। साफ साफ शब्दों में कहूं तो हमारे पास कदम उठाने के लिए है ही क्या? मेरे पास एक सुझाव है, पॉयरो ने कहा। सब के सब उसकी ओर घूम गए। मुझे ये संभावना लगती है कि इस बार जो आदमी शिकार होगा उसका सरनेम बी अक्षर से शुरू होगा, पॉयरो ने कहा। ये भला क्या बात हुई? सुपरिटेंडेंट ने कहा। मैं इसका सुझाव सिर्फ एक संभावना की तरह दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। ये मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने उस बदकिस्मत औरत की दुकान के दरवाजे पर साफ साफ शब्दों में ऐशर लिखा देखा। जब मुझे बेक्स हिल के नाम से पत्र आया तो मुझे ये संभावना दिखाई दी कि शिकार के साथ साथ कत्ल की जगह को भी वर्णमाला के आधार पर चुना गया होगा। डॉक्टर ने भी पॉयरो की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ऐशर नाम सिर्फ एक संयोग हो और इस बार भी शिकार दुकान चलाने वाली एक बूढ़ी औरत ही होगी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। याद रखो, हमारा वास्ता एक पागल से पड़ा है। अब तक हमें उसके मकसद के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। एक पागल का कोई मकसद भी होता है सर? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, बिल्कुल होता है। घोर पागलपन की खूबियों में से एक है खतरनाक तर्क। कोई आदमी अपने आप को पादरियों को मारने के लिए ईश्वर द्वारा चुना हुआ व्यक्ति मान सकता है, या फिर डॉक्टरों को, या तंबाकू की दुकानों में बैठी बूढ़ी औरतों को, और इसके पीछे हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई पूरी तरह से संगत वजह होती है। हमें सिर्फ अल्फाबेट्स में उलझकर नहीं रह जाना चाहिए। एंडोवर के बाद बेक्स हिल सिर्फ एक संयोग भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हम कम से कम कुछ सावधानियां तो बरत सकते हैं और बी अक्षर का खास ध्यान रख सकते हैं, खासकर छोटे दुकानदारों का, और ऐसी छोटी दुकानों पर नजर रख सकते हैं जिन्हें सिर्फ एक ही व्यक्ति चला रहा हो। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जाहिर है कि जहां तक हो सके हम सभी अजनबियों की भी निगरानी करें। सुपरिटेंडेंट एक ठंडी आह भरते हुए बोला। स्कूल बंद हो रहे हैं और छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस हफ्ते लोग बाढ़ की तरह यहां आ रहे हैं। चीफ कांस्टेबल ने थोड़े तल्ख स्वर में कहा। लेकिन हम जो भी कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। मौका पाकर इंस्पेक्टर ग्लेन ने कहा। ऐशर किस्से से ताल्लुक रखने वाले किसी भी आदमी पर मैं नजर रखूंगा, उन 2 गवाहों पार्टरेज और रेडिल पर, और मिसिज ऐशर के उस पति पर भी। अगर उन्होंने एंडोवर छोड़ने की कोशिश भी की तो उनका पीछा किया जाएगा। कुछ और सुझावों और इधर उधर की बातों के बाद मीटिंग खत्म हो गई। मैंने दरिया के किनारे किनारे चलते हुए कहा, पॉयरो, निश्चित ही इस अपराध को रोका जा सकता है। पॉयरो ने थका हुआ चेहरा मेरी ओर घुमाया और बोला, समझदार लोगों से भरे एक शहर के खिलाफ एक पागल आदमी का पागलपन। मुझे डर है हेस्टिंग्स, मुझे सच में बहुत डर है। जैक द रिपर की कितनी लंबी चलने वाली सफलता याद है ना? लेकिन ये बहुत भयानक होगा, मैंने कहा। पागलपन है ही एक भयानक चीज हेस्टिंग्स, मुझे इसी बात का तो डर है। अध्याय 9।
25 जुलाई की सुबह मुझे अपना जागना अच्छी तरह याद है। उस समय करीब 7:30 बजे होंगे। पोयरो मेरे पलंग के किनारे खड़ा धीरे धीरे मेरा कंधा हिला रहा था। उसके चेहरे पर एक ही नज़र मुझे गहरी नींद से बाहर निकाल कर ले आई। मैंने जल्दी से उठते हुए पूछा, क्या बात है? उसका उत्तर बिल्कुल सरल था, लेकिन उसके कहे उन 3 शब्दों के पीछे भावनाओं का जैसे पूरा खजाना था। वो हो गया। क्या? लेकिन 25 तो आज है, मैंने कहा। कल रात हुआ, बल्कि यूं कहें आज सुबह सुबह। मैं जब तक तेजी से बिस्तर से उठकर तैयार हुआ, तब तक पोयरो ने मुझे वो सब बताया जिसकी जानकारी उसे फोन पर मिली थी। एक जवान लड़की का शव बेक्सहिल में समंदर के किनारे पाया गया है। उसकी शिनाख्त हुई है एलिजाबेथ बर्नार्ड के नाम से। वो किसी कैफे में एक वेट्रेस का काम करती थी और अपने माता पिता के साथ हाल ही में बने एक बंगले में रहती थी। डॉक्टरी जांच के मुताबिक मौत का समय 11:30 और 1:30 बजे के बीच में कभी था। क्या उन्हें पक्का यकीन है कि यही वो अपराध है? मैंने चेहरे पर जल्दी जल्दी झाग बनाते हुए पूछा। बेक्सहिल की गाड़ियों वाले पृष्ठ पर खुली हुई एक ABC रेलवे गाइड लाश के नीचे पड़ी हुई मिली है। ये सुनकर मैं कांप गया। ये तो बहुत ही भयानक है। देखो हेस्टिंग्स, मैं एक और ट्रेजेडी नहीं चाहता। मैंने कुछ उदासी से अपनी ठुड्डी को पोंछा। तो अब हम क्या करने वाले हैं? कुछ ही मिनटों में हमारे लिए एक कार आने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से एक कप कॉफ़ी लेकर आता हूँ ताकि हमें चलने में देर ना हो जाए। 20 मिनट बाद ही हम एक तेज़ रफ्तार पुलिस गाड़ी में लंदन से बाहर जाने के लिए टेम्स नदी को पार कर रहे थे। हमारे साथ इंस्पेक्टर क्रोम था, जो उस दिन कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था और औपचारिक रूप से केस के लिए जिम्मेदार भी था। क्रोम जैप से बिल्कुल अलग तरह का ऑफिसर था। उम्र में काफ़ी छोटा, चुप रहने वाला और कुछ उम्दा किस्म का। वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन अपने आप से कुछ ज़्यादा ही खुश रहता था। उसने हाल ही में बच्चों की हत्याएं कर रहे एक सीरियल किलर को पकड़ा था। इस केस में उसे काफ़ी वाहवाही भी मिली थी। इस केस को लेने के लिए निश्चय ही वो सही व्यक्ति था, लेकिन मुझे लगता था कि वो खुद इस बात के प्रति कुछ ज्यादा ही सचेत था। पोयरो की तरफ उसका रवैया कुछ दयालुता से भरा था। वो उसका आदर कुछ इस तरह से करता था जैसे पब्लिक स्कूल में अपने से उम्र में बड़े लोगों का आदर करना सिखाया जाता है। उसने कहा, मेरी डॉक्टर थॉमसन से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। वो हत्याओं की कड़ी वाले केस में काफ़ी दिलचस्पी रखता है। ये एक विकृत मानसिकता की उपज होती है। आम आदमी उसकी बारीकियों को उस तरह नहीं समझ सकता जैसे कि एक डॉक्टर। असल में मेरा पिछला केस जो था, पता नहीं आपने उसके बारे में पढ़ा है या नहीं। मेबल होमर केस उसका नाम था। मसवेल हिल स्कूल की छात्रा थी। वो आदमी कैपर बड़ा ही असाधारण था। उस पर जुर्म को थोपना बड़ा मुश्किल था और वो था भी उसका तीसरा अपराध। दिखने में वो आपकी और मेरी तरह समझदार था, लेकिन कई तरह के टेस्ट होते हैं। शब्दों का जाल होता है, आप शायद समझते होंगे। ये सब चीजें नए जमाने की हैं। जाहिर है आपके वक्त में ये सब नहीं था। एक बार आप किसी आदमी को लापरवाही से बोलने को उकसा दें तो फिर वो आपकी पकड़ में आ ही गया समझो। वो समझ जाता है कि आप जानते हैं और उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो अपने रहस्य खुद ही खोलने लगता है। हाँ, मेरे जमाने में भी कभी कभी ऐसा होता था, पोयरो ने कहा। इसके बाद कुछ देर हमारे बीच सन्नाटा छाया रहा। जब हमने 7 ओक्स नाम का स्टेशन पार किया तो क्रोम बोला, अगर आप मुझसे केस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आपको मरने वाली लड़की का हुलिया नहीं पता? पोयरो ने पूछा। वो 23 साल की थी और जिंजर कैट नाम के कैफे में वेट्रेस का काम करती थी। क्या वो खूबसूरत थी? इंस्पेक्टर क्रोम ये बात सुनकर खींच गया। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उसने चिढ़े हुए स्वर में कहा। उसके हाव भाव से साफ दिखाई दे रहा था मानो वो सोच रहा हो, उफ, ये विदेशी सब एक से होते हैं। पोयरो की आंखों में उपहास का रंग उभर आया। आपको ये बात महत्वपूर्ण नहीं लगती? एक औरत के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। अक्सर इसी से उसकी किस्मत तय होती है। वहां फिर से चुप्पी छा गई। जब हम 7 ओक्स के नजदीक पहुंच रहे थे तो पोयरो ने ही फिर से बात शुरू की। क्या तुम्हें मालूम है कि लड़की का गला कैसे और किस चीज से घोटा गया था? इंस्पेक्टर ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। उसकी अपनी ही बेल्ट से, मोटी और मेरे ख्याल से बुनी हुई। पोयरो की आंखें चौड़ी हो गईं। आहा, आखिरकार हमें एक ऐसी जानकारी मिल गई जो पक्की है।
ये हमें कुछ बताती है कि नहीं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, इंस्पेक्टर क्रोम ने ठंडेपन से कहा। ये हमें खूनी की विशेष छाप के बारे में बताती है, मैंने बीच में ही कहा। लड़की की अपनी खुद की बेल्ट, ये खूनी की पशुता की ओर इशारा करता है। पॉयरो ने मेरी तरफ जो नजर डाली, मैं उसका अर्थ समझ नहीं पाया। देखने में तो वो उपहास में घुली खीज लग रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो इंस्पेक्टर के सामने ज्यादा ना बोलने की चेतावनी थी। मैं फिर से चुप हो गया। बेक्स हिल में सुपरिटेंडेंट ने हमारा स्वागत किया। उसके साथ एक खुशनुमा चेहरे वाला और समझदार लगने वाला युवा इंस्पेक्टर था जिसका नाम था केल्सी। उसे इस केस में क्रोम के साथ काम करने के लिए हिदायत दी गई थी। सुपरिटेंडेंट ने कहा, क्रोम, तुम अपनी जांच खुद करना चाहोगे, इसलिए मैं तुम्हें केस की मुख्य बातें बता देता हूं और फिर तुम तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हो। शुक्रिया सर, क्रोम ने कहा। हमने लड़की के माता पिता को खबर कर दी है। उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा धक्का है। मैंने पूछताछ करने से पहले उनको इससे उबरने के लिए छोड़ दिया था। अब तुम वहां से फिर से शुरू कर सकते हो, सुपरिटेंडेंट ने कहा। उसके परिवार में और भी सदस्य होंगे? पॉयरो ने बीच में ही पूछा। एक बहन है जो लंदन में टाइपिस्ट है, उससे बात कर ली गई है। एक युवक भी है। मुझे पता लगा है कि लड़की कल रात उसके साथ बाहर गई थी। क्या एबीसी गाइड से कोई मदद मिली? क्रोम ने पूछा। सुपरिटेंडेंट ने मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, वो वहां रखी है। उंगलियों के कोई निशान नहीं है। बेक्स हिल के लिए जाने वाली गाड़ियों वाले पेज पर खुली हुई है। मेरे ख्याल से ये एक नई कॉपी है, ज्यादा बार खोली गई नहीं लगती। यहाँ आसपास से खरीदी भी नहीं गई है। मैंने सारे विक्रेताओं से पूछ लिया है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था सर? सुबह सवेरे ताज़ी हवा खाने के लिए निकले एक कर्नल ने। वो सुबह 6 बजे के करीब अपने कुत्ते को लेकर समंदर के किनारे टहलने गया था। अचानक उसका कुत्ता भागा और किसी चीज को सूंघने लगा। कर्नल ने उसे पुकारा, लेकिन कुत्ता नहीं आया। जब उसने खुद वहां जाकर देखा तो उसे लगा जैसे कुछ अजीब सा था। उसने वही किया जो सही था। उसने लाश को छुआ तक नहीं और तुरंत हमें फोन कर दिया। और मौत का समय करीब कल आधी रात का था? पॉयरो ने पूछा। आधी रात और सुबह 1 बजे के बीच, इतना तो पक्का है। हमारा ये जो खूनी जोकर है ये अपनी बात का पक्का है। उसने कहा था 25 तारीख, और वो 25 तारीख ही होती है, चाहे वो चंद मिनटों के फर्क से ही क्यों ना हो। क्रोम ने अपना सिर हिलाया। पॉयरो ने फिर से कहा, उसकी यही मानसिकता है। क्या किसी और ने कुछ ऐसा देखा है जिससे हमें कोई मदद मिल सके? सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया, जहां तक हम जानते हैं वहां तक तो नहीं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दी होगा। जिसने भी रात को सफेद पोशाक वाली लड़की को एक आदमी के साथ चलते देखा है वो जल्दी ही हमें सब कुछ बताएगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, कल रात करीब 400-500 सफेद पोशाक वाली लड़कियां जवान आदमियों के साथ यहाँ चल फिर रही होंगी। पूरा मामला काफी बढ़िया रहेगा। इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा, सर, मेरे ख्याल से मैं काम शुरू कर दूं तो अच्छा रहेगा। कैफे और लड़की का घर, मेरे लिए दोनों जगह जाना जरूरी है। केल्सी मेरे साथ चल सकता है। और मिस्टर पॉयरो? सुपरिटेंडेंट ने पूछा। मैं भी इनके साथ जाऊंगा, पॉयरो ने हल्का सा झुककर क्रोम से कहा। मुझे लगा क्रोम कुछ नाराज था। केल्सी, जिसने पॉयरो को पहले कभी नहीं देखा था, खुलकर मुस्कुरा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो भी मेरे दोस्त को पहली बार देखता था उसे अव्वल दर्जे का बेवकूफ समझता था। जिस बेल्ट से लड़की का गला घोंटा गया उसके बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर पॉयरो के हिसाब से तो वो एक महत्वपूर्ण सुराग है। मेरे ख्याल से वो उसे जरूर देखना चाहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉयरो ने जल्दी से कहा। आपने मेरी बात को गलत समझा है। अरे, उससे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, कार्टर ने कहा। वो चमड़े की बेल्ट थी ही नहीं। होती तो उस पर उंगलियों के निशान हो सकते थे। वो तो बुना हुआ मोटा रेशम है। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन सिहर उठा। क्रोम बोला, अब हमें चलना चाहिए। हम चल पड़े। हमारा पहला ठिकाना था जिंजर कैट। समुद्र के किनारे बनी ये एक साधारण सी चाय की दुकान थी। वहां नारंगी रंग के चौखटों वाले मेज पोशों से ढके हुए छोटे छोटे मेज थे और नारंगी गद्दियों वाली बेंत की बेआराम कुर्सियां। ये ऐसी जगह थी जहां की विशेषता कॉफ़ी और 5-6 प्रकार की चाय होती है, और औरतों के खाने के लिए कुछ पकवान जैसे अंडों की भुर्जी, मछली और बेक्ड मैकरोनी वगैरह।
सुबह की कॉफ़ी शुरू ही हुई थी। मैनेजर हमें एक बुरे हाल पिछले कोने में ले गई। आप मिस मैरियन हैं? क्रोम ने पूछा। मिस मैरियन दुखियारी औरत की आवाज़ में कुछ ज़ोर से मिमियाई। जी, यही मेरा नाम है। ये एक बड़ा ही दुखद मामला है। हमारे बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। मिस मैरियन 40 साल की, बड़ी ही दुबली पतली, संतरे के रंग जैसे गुच्छेदार बालों वाली औरत थी। वो घबराहट में अपनी वर्दी के झालरों से खेलने लगी। इंस्पेक्टर केल्सी ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, अरे तुम देखना, तुम्हारे बिजनेस में बहुत तेजी आएगी। तुम उतनी तेजी से चाय परोस भी नहीं सकोगी। उसकी बातें सुनकर मिस मैरियन की आंखें चमक उठीं। क्या आप मुझे मरने वाली लड़की के विषय में कुछ बता सकती हैं मिस मैरियन? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस मैरियन ने निश्चयपूर्वक कहा। वो यहाँ कितने समय से काम कर रही थी? ये उसकी दूसरी गर्मियाँ थीं। क्या आप उसके काम से संतुष्ट थीं? वो अच्छी वेट्रेस थी, जल्दी काम करती थी और कहना भी मानती थी, और वो सुंदर भी थी, है ना? पॉयरो ने बीच में टोका। ठीक थी, साफ सुथरी। कल रात को वो कितने बजे काम खत्म करके गई? क्रोम ने पूछा। जी 8 बजे। हम 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं। रात का खाना हम नहीं परोसते, उसके लिए कोई मांग भी नहीं है। अंडों की भजिया और चाय के लिए लोग 8 बजे तक आते रहते हैं, कभी कभी उसके बाद भी, लेकिन अक्सर 6:30 के बाद भीड़ छंट जाती है। क्या उसने आपको ये बताया था कि वो ये शाम किस तरह बिताने वाली थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे रिश्ते ऐसे नहीं थे, मिस मैरियन ने जोर देकर कहा। कोई उसे बुलाने नहीं आया? जी नहीं। क्या वो सहज दिखाई दे रही थी? उत्तेजित या घबराई हुई तो नहीं थी? सच तो ये है इंस्पेक्टर साहब कि मैं कह नहीं सकती, मिस मैरियन ने उदासीनता से कहा। आपके पास कुल कितनी वेट्रेस हैं? आमतौर पर मैं 2 रखती हूँ, और 20 जुलाई के बाद अगस्त के अंत तक 2 अतिरिक्त रखती हूँ। लेकिन एलिजाबेथ बर्नार्ड उन अतिरिक्त वालियों में से नहीं थी। जी नहीं, वो नियमित वालियों में से थी, मिस मैरियन ने कहा। और दूसरी, मिस हिगली, वो तो बड़ी अच्छी लड़की है। क्या वो और मिस बर्नार्ड दोस्त थीं? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो शायद हमें उससे बात करनी चाहिए। जी अभी? हाँ, अगर आप मेहरबानी करें। ठीक है, मैं उसे आपके पास भेजती हूँ। कृपा करके उसे जल्दी फ्री कर दीजिएगा, इस समय सुबह की भीड़ का वक्त है। इतना कहकर मिस मैरियन उठ खड़ी हुई। स्फूर्ति से भरी बिल्ली जैसे वो बाहर निकल गई। इंस्पेक्टर केल्सी ने उसके बोलने के अंदाज की नकल उतारते हुए टिप्पणी की। बहुत ही नफीस, सच में मैं कह नहीं सकती। तभी एक हांफती हुई, गोल मटोल, गुलाबी गालों और काले बालों वाली और बड़ी आंखों वाली लड़की उछलती हुई सी अंदर आई। उसने हांफते हुए कहा, मुझे मिस मैरियन ने भेजा है। क्या तुम मिस हिगली हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम एलिजाबेथ बर्नार्ड को जानती थी? हाँ, मैं बेटी को जानती थी। ये बहुत ही भयानक है ना, बहुत ही भयानक। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सच है। मैं सुबह से सारी लड़कियों से कह रही हूँ कि ये सच नहीं लगता। जानती हो लड़कियों, ऐसा लगता ही नहीं कि ये सब हो गया है। बेटी यानी एलिजाबेथ, जो हमेशा से यहाँ रही है, उसका कत्ल हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा। मैंने 5-6 बार खुद को चिकोटी काट कर भी देखा कि मैं जाग रही हूँ या नहीं। बेटी का कत्ल, ये तो बहुत ही, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सच नहीं लगता। तुम मरने वाली को अच्छी तरह जानती थी? इंस्पेक्टर क्रोम ने पूछा। वो यहाँ मुझसे ज़्यादा समय से काम कर रही थी। मैं तो इसी मार्च में आई थी। वो तो पिछले साल से यहाँ पर थी। वो चुपचाप रहती थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल चुप ही रहती थी, मौज मस्ती तो करती थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप भी रहती थी और नहीं भी रहती थी। आप समझ रहे हैं ना? मैं इंस्पेक्टर क्रोम के लिए ये तो कहूँगा कि वो बहुत धैर्य से उसकी बातें सुनता रहा। एक गवाह के रूप में मोटी मिस हिगली पागल कर देने वाली थी।
जो बयान भी वो दे रही थी उसे आधी दर्जन बार दोहराती और विशेषित करती। कुल मिलाकर नतीजा 0। मरने वाली के साथ उसकी नज़दीकियां नहीं थीं। ये अंदाज लगाया जा सकता था कि एलिजाबेथ खुद को मिस हिगली से एक दर्जा बेहतर समझती थी। वो काम के वक्त तो मेलजोल से रहती थी, लेकिन उसके बाद बाकी लड़कियां उसे कम ही देख पाती थीं। एलिजाबेथ का एक मित्र था जो कोर्ट एंड ब्रंसकिल स्टेशन के पास वाले संपत्ति दलाल के लिए काम करता था। वो वहाँ एक क्लर्क था। मिस हिगली उसका नाम नहीं जानती थी, लेकिन उसका चेहरा अच्छी तरह पहचानती थी। वो बहुत ही आकर्षक और हमेशा अच्छी तरह तैयार होने वाला था। जाहिर था कि मिस हिगली के दिल में हल्की सी जलन थी। कुल मिलाकर बात ये थी कि एलिजाबेथ बर्नार्ड ने कैफ़े में किसी को भी उस शाम के अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मिस हिगली की राय में वो अपने उसी दोस्त से मिलने जा रही थी। उसने एक नई सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी, बहुत ही सुंदर, नए फैशन के गले वाली। हमने दूसरी दोनों लड़कियों से भी बात की, लेकिन बिना किसी नतीजे के। बेटी ने अपनी योजना के बारे में किसी को नहीं बताया था और किसी ने भी शाम के वक्त उसे बेक्स हिल में नहीं देखा था। अध्याय 10। एलिजाबेथ बर्नार्ड के माता पिता एक छोटे से बंगले में रहते थे, एक सट्टेबाज बिल्डर द्वारा शहर की सीमा पर बनाए गए 50 बंगलों में से एक। मिस्टर बर्नार्ड 50-55 का हट्टा कट्टा एक बौखलाया हुआ इंसान था। उसने हमें आते देख लिया था और इंतजार में दरवाजे पर खड़ा था। आइए आइए जेंटलमैन, उसने कहा। इंस्पेक्टर केल्सी ने पहल की। सर, ये स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर क्रोम हैं, उसने कहा। इस काम में हमारी मदद करने आए हैं। बर्नार्ड ने बड़ी ही उम्मीद भरे स्वर में कहा, स्कॉटलैंड यार्ड? अच्छा है, इस खूनी खलनायक को तो काबू में करना होगा। मेरी बेचारी छोटी सी बच्ची। शोक से उसका चेहरा विकृत हो उठा। केल्सी ने आगे कहा, और ये हैं मिस्टर हरक्यूल पॉयरो, लंदन से, और ये कैप्टन हेस्टिंग्स। आपसे मिलकर खुशी हुई सज्जनों। आइए भीतर आइए। पता नहीं मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहेगी या नहीं, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। जो भी था, जब तक हम बंगले की बैठक में जाकर आराम से बैठे, मिसेस बर्नार्ड भी वहां आ गईं। जाहिर था कि वो बुरी तरह रोती रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो गहरा आघात लगे व्यक्ति की तरह चल रही थी। उसने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, ये बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत ही बड़ी क्रूरता मेरी नन्ही सी बच्ची के साथ। उसके स्वर में जो उतार चढ़ाव था वो मुझे काफ़ी हद तक विदेशी लगा, और तभी मुझे बाहरी दरवाजे पर लिखा नाम याद आया और मुझे समझ आया कि उसके स्वर की ये विशेषता उसके वेल्श होने का सबूत थी। इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा, मैं जानता हूँ मैम, ये बहुत ही दुखदाई है और हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम जितने तथ्य जान सकते हैं जानना चाहते हैं, ताकि आपकी बेटी के कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकें। मेरे ख्याल से तुम्हारी बेटी 23 साल की थी। वो यहाँ तुम्हारे साथ रहती थी और जिंजर कैट नाम के कैफ़े में काम करती थी। क्या ये सब सही है? जी हाँ, सही है, एलिजाबेथ के पिता ने कहा। ये एक नई बनी जगह है। इससे पहले तुम लोग कहाँ रहते थे? जी, मैं कैसिंगटन में लोहार का काम करता था। 2 साल पहले ही रिटायर हुआ हूँ। मैं हमेशा से ही समुंदर के किनारे रहना चाहता था। क्या तुम्हारी 2 बेटियां हैं? जी हाँ, मेरी बड़ी बेटी लंदन में एक ऑफिस में काम करती है। कल रात जब तुम्हारी बेटी देर तक घर नहीं लौटी तो तुम्हें चिंता नहीं हुई? हमें पता ही नहीं लगा कि वो नहीं आई, मिसेस बर्नार्ड ने रुआंसे स्वर में कहा। मैं और मेरे पति जल्दी सोने चले जाते हैं 9 बजे तक। हमें पता ही नहीं था कि बेटी घर नहीं आई थी, जब तक पुलिस ऑफिसर ने आकर नहीं बताया कि और वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या तुम्हारी बेटी को देर से घर लौटने की आदत थी? आप तो जानते ही हैं सर कि आजकल लड़कियां कैसी होती हैं, मिस्टर बर्नार्ड ने कहा। वे पूरी तरह आज़ाद रहना चाहती हैं। गर्मियों की रातों में वो जल्दी घर नहीं आती, लेकिन फिर भी बेटी अक्सर 11 बजे तक आ जाती थी। वो अंदर कैसे आती थी? क्या दरवाज़ा खुला रहता था? हम लोग चाबी को पायदान के नीचे रख देते थे। मैंने ये अफवाह भी सुनी है कि तुम्हारी बेटी की सगाई हो चुकी थी। आजकल इस तरह का रस्मी नाम नहीं दिया जाता। उस लड़के का नाम डोनाल्ड फ्रेजर है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बेचारा,
अब इस खबर के बाद उसके लिए बड़ी ही मुश्किल होगी। पता नहीं उसे अभी पता भी चला है या नहीं। क्या वो कोर्ट एंड ब्रंस्किल में काम करता है? जी हाँ, वो प्रॉपर्टी डीलर है। क्या वो अक्सर काम के बाद शाम को आपकी बेटी से मिलता था? जी, हर शाम तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार मिलता था। क्या आपको पता है कि कल शाम वो उसे मिलने वाली थी या नहीं? उसने हमें बताया नहीं। वो जो करती थी या जहाँ जाती थी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन वो अच्छी लड़की थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। इतना कहकर मिसेस बर्नार्ड फिर से सिसकने लगी। उसके पति ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अपने आप को संभालो, हमें इसकी तह तक जाना है। मुझे यकीन है कि डोनाल्ड कभी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मिसेस बर्नार्ड ने कहा। अरे खुद को संभालो, उसके पति ने फिर से दोहराया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये घिनौना जुर्म करने वाले बदमाश को पकड़ने में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरी बेटी बड़ी ही जिंदा दिल लड़की थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा, मैं मिस बर्नार्ड के कमरे में एक नज़र डालना चाहता हूँ। शायद वहाँ कुछ मिल जाए, कोई खत या कोई डायरी। जी, आप मेरे साथ आइए, मिस्टर बर्नार्ड ने उठते हुए कहा। वो रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चल दिया। उसके पीछे क्रोम, फिर पॉयरो, फिर कैल्सी और सबसे पीछे मैं कुछ पल के लिए अपने जूते के फीते बांधने के लिए रुका ही था कि उसी समय बाहर एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर वो जल्दी जल्दी घर तक आने वाले रास्ते पर चलने लगी। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। अंदर घुसते ही उसने मुझे देखा और वहीं ठिठक गई। उसके अंदाज में कुछ इतना आकर्षक था कि मैं कुतूहल से भर उठा। आप कौन हैं? उसने मुझसे पूछा। मैं कुछ सीढ़ियां नीचे उतरा। मैं उसे क्या जवाब दूं और कैसे जवाब दूं, ये मुझे समझ नहीं आया। क्या मुझे अपना नाम बताना चाहिए या ये कहूं कि मैं पुलिस के साथ हूं? जो भी था, उस लड़की ने मुझे तय करने का समय नहीं दिया। उसने अपनी सफ़ेद ऊनी टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी, फिर कुछ ऐसे घूमी कि उस पर रोशनी पड़ी और मैं उसे बेहतर ढंग से देखने में सफल हुआ। वो मुझे उन डच गुड़ियाओं जैसी लगी जिनके साथ मेरी बहन बचपन में खेला करती थी। उसके काले बाल सीधे बॉब कट में थे और कुछ बाल माथे पर लटके थे। गालों की हड्डियां ऊंची थी, इकहरा शरीर और सादा लिबास, लेकिन उसमें एक अजीब तरह की तेजी थी जिसके कारण उसकी तरफ ना देखना असंभव था। क्या आप मिस बर्नार्ड हैं? मैंने पूछा। मैं मेगन बर्नार्ड हूँ। मेरा विचार है कि आप पुलिस में हैं। नहीं, दरअसल मैं... उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मेरी बहन एक बहुत ही अच्छी तेज दिमाग वाली लड़की थी जिसके कोई पुरुष मित्र नहीं थे। बोलते बोलते वो थोड़ा सा हंसी और चुनौती भरी नजरों से उसने मुझे देखा। देखिए, अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं कोई रिपोर्टर हूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं वो नहीं हूं, मैंने उससे कहा। तो आप क्या हैं? और मेरे मम्मी डैडी कहाँ हैं? तुम्हारे पिता पुलिस को तुम्हारी बहन का कमरा दिखा रहे हैं और तुम्हारी माँ वहां अंदर है। वो बहुत परेशान है। ऐसा लगा जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। भीतर आइए, उसने मुझसे कहा। एक दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गई। मैं उसके पीछे गया और मैंने खुद को एक छोटे से साफ सुथरे रसोई घर में पाया। मैं अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि अचानक बिना कोई आवाज़ किए पॉयरो वहां घुस आया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने मीगन से उसका परिचय कराते हुए कहा, ये मिस्टर हरक्यूल पॉयरो हैं। मीगन ने एक परखती हुई नज़र उस पर डाली। मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आप बहुत ही लोकप्रिय प्राइवेट जासूस हैं। इतना कहकर लड़की मेज़ के किनारे पर बैठ गई। उसने सिगरेट ढूंढने के लिए अपना बैग टटोला। सिगरेट निकालकर उसे होठों में दबाया, फिर जलाया और फिर धुएं के छल्ले उड़ाते हुए पूछा, मुझे किसी भी तरह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे इस छोटे से अपराध में मिस्टर हरक्यूल पॉयरो क्या कर रहे हैं। देखिए मैम, जो आप नहीं देख पा रही और जो मैं भी नहीं देख पा रहा, उससे तो शायद एक ग्रंथ बन जाए, लेकिन ये सब व्यावहारिक नज़र से महत्वपूर्ण नहीं है। व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण वो होगा जो ढूंढना आसान नहीं है, पॉयरो ने कहा। और वो क्या है? देखिए मैम, बदकिस्मती से मौत एक गलत धारणा बनाती है मरने वाले के हक में। आपने अभी अभी मेरे दोस्त हेस्टिंग्स से जो कहा वो मैंने सुना।
एक अच्छी तेज दिमाग वाली लड़की जिसके पुरुष मित्र नहीं थे। आपने ये अखबारों का मजाक उड़ाते हुए कहा, और ये सच भी है। जब किसी जवान लड़की की मौत होती है तो इसी तरह की बातें की जाती हैं। वो तेज दिमाग थी, वो खुश थी, वो मीठे स्वभाव वाली थी, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, उसकी किसी अनचाहे व्यक्ति से कोई जान पहचान नहीं थी। मरे हुए लोगों के प्रति एक हमदर्दी दिखाई जाती है। जानती हैं इस समय मैं क्या चाहूँगा? इस समय मैं ऐसे इंसान को ढूंढना चाहूँगा जो एलिजाबेथ बर्नार्ड को जानता हो, लेकिन जिसे ये मालूम ना हो कि वो मर चुकी है। तब शायद मुझे वो सब सुनने को मिल जाए जो मेरे लिए काम का हो। मीगन बर्नार्ड ने सिगरेट पीते हुए कुछ पल खामोशी से उसकी ओर देखा। आखिरकार वो बोली, मेरी बहन बेटी एक बहुत बड़ी गधी थी। उसके इन शब्दों को सुनकर मैं मानो उछल पड़ा। अध्याय 11। जैसा कि मैंने कहा, मीगन के शब्द और खास करके जिस व्यावहारिक लहजे में वो कहे गए थे, उससे मैं उछल पड़ा। पॉयरो ने गंभीरता से सिर झुका लिया। आप काफी अक्लमंद हैं मैम, मीगन ने कहा। देखिए, मुझे बेटी से बहुत लगाव था, लेकिन मेरे लगाव ने मुझे ये देखने के लिए अंधा नहीं बना दिया था कि वो कितनी बेवकूफ़ थी, और मैं उसे ये बताने से हिचकिचाती भी नहीं थी। बहनें ऐसी ही होती हैं। क्या उसने आपकी नसीहत पर ध्यान दिया था? शायद नहीं, मीगन ने कड़वाहट से कहा। क्या आप अपनी बात को थोड़ा साफ साफ शब्दों में बताएंगी? लड़की एक पल के लिए झिझकी। पॉयरो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपकी हर मदद करूंगा। आपने हेस्टिंग्स से जो कहा वो मैंने सुन लिया। यही कि आपकी बहन एक अच्छी तेज दिमाग लड़की थी जिसके कोई पुरुष मित्र नहीं थे, लेकिन असल में इसका ठीक उल्टा था। सही कहा ना मैंने? मीगन धीमे स्वर में बोली। बेटी में कोई बुराई नहीं थी। मैं चाहती हूं कि आप ये बात अच्छी तरह समझ लें। वो हमेशा सीधे सीधे चलने वाली थी। वो वीकेंड्स पर मौज मस्ती करने वाली नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो बाहर ले जाए जाना और डांस करना वगैरह पसंद करती थी, और झूठी तारीफ, खुशामद वगैरह भी। वो काफ़ी सुंदर थी कि नहीं? पॉयरो ने फिर से पूछा। उसका ये सवाल मैं तीसरी बार सुन रहा था, और पहली बार उसका उत्तर हाँ में मिला। मीगन मेज से उतरकर अपने सूटकेस तक गई। उसे झटके से खोलकर उसने कुछ निकाला और पॉयरो को दे दिया। चमड़े के फ्रेम में हल्के रंग के बालों वाली मुस्कुराती हुई एक लड़की का कंधों तक का चित्र था। स्पष्ट था कि हाल ही में उसके बालों में कर्ल किया गया था, और बाल उसके सिर के आसपास घने कर्ल्स में फैले हुए थे। उसकी मुस्कुराहट काफी धूर्त और बनावटी थी। वो चेहरा ऐसा तो बिल्कुल नहीं था जिसे सुंदर कहा जा सके, लेकिन उसमें एक ऊपरी सस्ता आकर्षण अवश्य था। पॉयरो ने ये कहते हुए चित्र लौटा दिया। आप दोनों में कोई समानता नहीं है मैम। ओह, परिवार में मैं ही साधारण हूँ, मुझे हमेशा से ये पता है। उसने बात को महत्वहीन समझकर रफा दफा कर दिया। आपके विचार में आपकी बहन किस मायने में बेवकूफ़ थी? क्या आपका मतलब डोनाल्ड फ्रेजर से है? जी हाँ, बिल्कुल वही। डॉन बहुत चुपचाप रहने वाला आदमी है, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ों को लेकर वो नाराज़ होगा, और फिर क्या मैम? पॉयरो की आंखें लगातार उस पर टेकी हुई थीं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन मुझे लगा जैसे वो जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। मुझे डर था कि वो उसे छोड़ देगा, और ये बड़े ही दुख की बात होती। वो एक बड़ा ही गंभीर और मेहनतकश आदमी है, और उसके लिए अच्छा पति साबित होता। पॉयरो एकटक उसे देखता रहा। वो उसकी नज़रों से घबराई नहीं, बल्कि अपनी ठहरी हुई नज़रों से उसने उसका जवाब दिया। उसके साथ ही कुछ और भी, कुछ ऐसा जिससे मुझे उसके पहले चुनौतीपूर्ण और तिरस्कार भरे व्यवहार की याद हो आई। कुछ पल बाद वो एक झटके से खड़ी हो गई और जाने के लिए वापस मुड़ गई। मैं आपकी मदद के लिए जो कर सकती थी मैंने कर दिया, अब मैं चलती हूँ। पॉयरो की आवाज़ ने उसे रोक लिया। ज़रा रुकिए मैम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वापस आइए। वो बड़ी ही अनिच्छा से वापस आई। मुझे बड़ी ही हैरानी हुई जब पॉयरो उसे एबीसी वाले पत्र, एंडोवर में हुए कत्ल और लाशों के पास मिली रेलवे गाइड का पूरा किस्सा सुनाने लगा।
वो खुले मुंह और चमकती आंखों के साथ उसका एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनती रही। क्या ये सब सच है मिस्टर पॉयरो? जी हाँ, ये सब सच है। आपका मतलब है कि मेरी बहन को किसी भयानक पागल हत्यारे ने मारा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। उसने एक गहरी सांस खींची। आप देख रही हैं ना मैम, जो जानकारी मैं आपसे चाहता हूं वो आप आसानी से दे सकती हैं, बिना ये सोचे कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं। जी हाँ, अब मैं ये समझ पा रही हूं। तो फिर हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। मेरा विचार है कि ये डोनाल्ड फ्रेजर शायद तेज और गुस्सैली तबीयत का आदमी है। क्या ये बात सही है? मीगन बर्नार्ड धीमे स्वर में बोली। मिस्टर पॉयरो, अब मुझे आप पर यकीन हो गया है। अब मैं आपको पूरा सच बताती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, डॉन एक चुपचाप रहने वाला आदमी है, बोतल की तरह अपने आप में ही बंद। अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हो तो वो जो महसूस करता है उसे हमेशा शब्दों में कह नहीं पाता, लेकिन भीतर गहराई में वो कई चीज़ों को बहुत बुरा मानता है और वो बहुत ही ईर्ष्यालु भी है। वो हमेशा बेटी से जलता था। वो उसके प्रति समर्पित था और बेटी भी उसे बहुत चाहती थी, लेकिन बेटी ऐसी नहीं थी कि किसी एक से प्यार करे और किसी दूसरे की तरफ ध्यान भी न दे। वो ऐसी बनी ही नहीं थी। उसके पास आकर्षक पुरुषों को देखने वाली नज़र थी जो उसके साथ दिन का कुछ वक्त बिता सकें। जाहिर है कि जिंजर कैट में काम करने के कारण वो अक्सर पुरुषों से मिलती रहती थी, खासकर गर्मी की छुट्टियों में। वो जुबान से बड़ी तेज थी। अगर लोग उससे हंसी मजाक करते तो बदले में वो भी करती थी। फिर शायद वो उनसे मिलती और उनके साथ फिल्म वगैरह देखने भी चली जाती थी। इसमें कुछ भी गंभीर नहीं होता था, बस उसे मौज मस्ती करना पसंद था। वो अक्सर कहा करती थी कि जब उसे डॉन के साथ घर बसाना ही था तो जब तक मौज मस्ती कर सकती थी करती रहेगी। उसकी यही मानसिकता डॉन समझ नहीं पाता था। वो ये नहीं समझ पाता था कि अगर वो उसे सच में चाहती थी तो औरों के साथ क्यों घूमना चाहती थी। इस बात को लेकर एक दो बार उनका जोरदार झगड़ा भी हुआ था। तो यानी डॉन अब खामोश नहीं रहता था। सभी खामोश रहने वाले लोगों की तरह ही जब उसको गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है। वो गुस्से में इतना पागल हो जाता था कि बेटी उससे डरती थी। और ऐसा कब हुआ था? पॉयरो ने पूछा। एक झगड़ा तो पिछले साल हुआ था और एक और उससे भी बुरा करीब 1 महीना पहले। मैं वीकेंड के लिए घर पर आई थी। मैंने उनका मेल करवा दिया और तभी मैंने बेटी को थोड़ा समझाने की कोशिश भी की। उसे कहा कि वो बेवकूफ़ थी। वो केवल इतना ही कह सकी कि इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये सच भी था, लेकिन फिर भी वो गिरने के रास्ते पर थी। पिछले साल के झगड़े के बाद उसे झूठ बोलने की भी आदत हो गई थी, इस विश्वास में कि जो बात मन को पता ही नहीं उस पर दिल दुखी नहीं होता। आखिरी झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उसने डॉन से कहा था कि वो अपनी एक सहेली से मिलने हेस्टिंग्स जा रही थी और डॉन ने पता लगा लिया कि वो असल में ईस्टबर्न गई थी किसी आदमी के साथ। हुआ ये कि वो आदमी शादीशुदा था और इस बात को छुपा भी गया था। इससे पूरी स्थिति और भी खराब हो गई। उनके बीच बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ। बेटी कहती रही कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो किसी के साथ भी घूम सकती है। उसकी ये सब बातें सुनकर डॉन का रंग उड़ गया था। वो कांपता हुआ जोर जोर से कह रहा था कि एक दिन वो उसका खून कर देगा। और अब जब ऐसा हो गया तो मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि उसने ऐसा किया होगा, लेकिन मुझे डर था कि ये बात ज़रूर उठाई जाएगी। वो झगड़ा और वो सब जो उसने कहा था, कई लोग उसके बारे में जानते थे। पॉयरो ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल यही मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, कि अगर इस हत्यारे का अहंकार बीच में ना होता तो ठीक ऐसा ही हुआ होता। अगर डोनाल्ड फ्रेजर शक से बच जाता है तो ये ABC की पागलों जैसी शेखीबाजी के कारण होगा। क्या आपको पता है कि क्या आपकी बहन हाल ही में उस शादीशुदा आदमी या किसी दूसरे आदमी को फिर से मिली थी? मीगन ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर थी। हो सकता है वो उस आदमी को दोबारा ना मिली हो, या शायद वो ये सुनकर भाग गया हो कि झगड़ा हो सकता था। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर बेटी ने डॉन से फिर से कुछ झूठ बोले हों। उसे नाच और फिल्मों में बड़ा ही मज़ा आता था और डॉन हर रोज़ उसे नहीं ले जा सकता था। अगर ऐसा है तो क्या ये हो सकता है कि उसने किसी को ये सब बताया हो, जैसे कैफ़े में काम करने वाली किसी दूसरी लड़की को? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा।
बेटी उस लड़की हिगली को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी। वो उसे बहुत ही मामूली समझती थी। दूसरी लड़कियां नई होंगी, वैसे भी बेटी जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। तभी लड़की के सिर के ठीक ऊपर लगी बिजली की घंटी बजी। वो खिड़की तक जाकर बाहर की ओर झुकी, फिर उसने तेजी से सिर अंदर कर लिया। डॉन आया है, उसे जल्दी से यहाँ ले आओ, पॉयरो ने कहा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर उसे अपनी पकड़ में ले, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। मीगन फुर्ती से बाहर गई और 2 पल बाद ही डॉन फ्रेजर का हाथ पकड़े वापस आ गई। अध्याय 12। मुझे एकदम उस नौजवान पर दया हो आई। उसका सफ़ेद मरियल सा चेहरा और बदहवास आंखें बता रही थीं कि उसे कितना बड़ा सदमा पहुंचा था। वो अच्छे डील डॉल वाला, दिखने में ठीक ठाक जवान मर्द था, करीब 6 फीट ऊंचा। खूबसूरत नहीं था, लेकिन चकत्तों वाले मनोहर चेहरे वाला। गालों की हड्डियां ऊंची थीं और शोख लाल बाल। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ रुंध गई और वो बोल नहीं पाया। पॉयरो ने एक कुर्सी आगे सरका दी और वो उसमें जैसे धंस गया। पॉयरो ने अपनी जेब से एक थर्मस निकाली। उसमें जो था उसे ड्रेसर पर पड़े एक कप में उंडेला और बोला, इसे पी लो मिस्टर फ्रेजर, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। नौजवान ने वैसा ही किया। ब्रांडी पीने के बाद उसके चेहरे का थोड़ा सा रंग वापस आ गया। वो सीधा होकर बैठ गया और एक बार फिर लड़की की ओर मुड़ा। उसके हाव भाव खामोश और नियंत्रित थे। तो आखिर ये सच है, बेटी मार दी गई है, उसने कहा। हाँ, ये सच है डॉन। क्या तुम अभी अभी लंदन से आई हो? हाँ, डैड ने मुझे फ़ोन किया था। 9:30 की गाड़ी से? डोनाल्ड फ्रेजर ने पूछा। उसका मन हकीकत से कतराकर बचाव के लिए इन फिजूल की बातों की ओर भाग रहा था। 1-2 पल खामोशी रही, फिर फ्रेजर ने पूछा, क्या पुलिस कुछ कर रही है? वे लोग इस वक्त ऊपर हैं। मेरे ख्याल से बेटी के कमरे और उसकी चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि किसने ये काम किया है? पॉयरो ने थोड़ा सा आगे बढ़कर उससे एक सवाल पूछा। वो बिल्कुल व्यावहारिक स्वर में बोल रहा था, जैसे कि जो वो पूछ रहा हो उसका कोई महत्व ही ना हो। क्या मिस बर्नार्ड ने तुम्हें बताया था फ्रेजर कि कल रात वो कहाँ जाने वाली थी? फ्रेजर ने सवाल का जवाब दिया तो लगा जैसे वो मशीनी ढंग से बोल रहा था। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी एक सहेली के साथ सेंट लेनॉर्ड्स जा रही थी। और तुमने यकीन कर लिया? मैं... आपका मतलब क्या है? जैसे अचानक किसी खराब मशीन में जान आ गई हो। उसका धमकी भरा चेहरा अचानक आवेग से ऐंठने लगा तो मुझे समझ में आ गया कि कोई भी लड़की उसे भड़काने से डरेगी। पॉयरो ने रूखे अंदाज में कहा, बेटी बर्नार्ड को एक खूनी ने मार डाला। पूरा सच बताकर ही तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हो। एक पल के लिए उसकी नज़रें मीगन की तरफ उठीं। उसने उसे उत्साहित करते हुए कहा, ये सही कह रहे हैं डॉन। ये अपनी या किसी और की भावनाओं के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। तुम्हें साफ साफ बताना होगा। फ्रेजर ने कुछ शक से पॉयरो को देखा। आप हैं कौन? कहीं पुलिस से तो नहीं? मैं पुलिस से बेहतर हूं, पॉयरो ने कहा। इन्हें सब कुछ बता दो, मीगन ने फिर से कहा। अब डोनाल्ड फ्रेजर ने हथियार डाल दिए। वो बोला, मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। जब उसने बताया था तब मुझे यकीन हो गया था। मेरे मन में कोई और ख्याल भी नहीं आया, लेकिन बाद में शायद उसके हाव भाव से मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ और सोचने लगा। इतना शक्की होने के लिए मुझे खुद पर शर्म भी आ रही थी, लेकिन मुझे शक था। मैंने नदी किनारे जाकर कैफ़े से निकलते हुए उस पर नज़र रखने की सोची। मैं सच में वहाँ चला भी गया। फिर मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकूँगा। बेटी मुझे देख लेगी और फिर नाराज़ होगी। वो समझ जाएगी कि मैं उस पर नज़र रखने के लिए वहाँ आया हूँ। तो फिर तुमने क्या किया? मैं सीधे सेंट लेनॉर्ड चला गया। 8 बजे तक वहाँ पहुँच गया। वहाँ मैं बसों को देखने लगा, ये देखने के लिए कि वो उनमें आई थी या नहीं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं पागल सा हो गया। मुझे यकीन था कि वो किसी मर्द के साथ थी। मुझे लगा कि वो उसे अपने साथ कार में हेस्टिंग्स ले गया होगा। मैं वहीं चला गया। रेस्टोरेंट और होटलों में देखा, सिनेमा घरों के बाहर घूमता रहा, समुद्र तट पर भी गया। हर तरह की बेवकूफ़ी की मैंने। अगर वो वहाँ होती तो भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाता। और वैसे भी
हेस्टिंग्स की बजाय ढेरों और भी ऐसी जगहें थीं जहां वो आदमी उसे ले जा सकता था। आखिरकार मैंने हथियार डाल दिए और लौट आया। उस वक्त क्या समय हुआ था वो मुझे मालूम नहीं। मैं पैदल आया था। जब मैं घर पहुंचा तो आधी रात या उसके कुछ बाद का वक्त रहा होगा। फिर क्या हुआ? ठीक उसी वक्त रसोई घर का दरवाज़ा खुल गया। ओह, आप यहाँ हैं, इंस्पेक्टर केल्सी ने कहा। इंस्पेक्टर क्रोम उससे आगे बढ़ाया और उसने एक नज़र पॉयरो और दोनों अजनबियों पर डाली। पॉयरो ने उनका परिचय करवाया। ये हैं मिस मीगन और ये मिस्टर डोनाल्ड फ्रेजर। जब आप दोनों ऊपर जांच पड़ताल कर रहे थे तब मैं मिस बर्नार्ड और मिस्टर फ्रेजर से बात कर रहा था, इस कोशिश में कि शायद मैं किसी ऐसी बात का पता लगा सकूं जिससे पूरे मामले पर कोई रोशनी पड़ सके। अच्छा, वाकई, इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा। उसका ध्यान पॉयरो पर नहीं बल्कि दोनों आने वालों पर था। पॉयरो हॉल में चला गया। मैं भी उसके पीछे था। मैंने उससे पूछा, क्या किसी चीज़ ने तुम्हारा ध्यान खींचा पॉयरो? सिर्फ एक बात ने, और वो है हत्यारे की हैरान कर देने वाली उदारता, उसने कहा। उसे ये बताने का मेरा मन बिल्कुल नहीं हुआ कि उसकी ये बात कतई मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी। अध्याय 13। एबीसी हत्याओं को लेकर मेरी अधिकतर यादें सिर्फ मीटिंग्स की हैं। स्कॉटलैंड यार्ड में मीटिंग, पॉयरो के घर में मीटिंग, सरकारी मीटिंग, गैर सरकारी मीटिंग। ये मीटिंग इस बात को तय करने के लिए थी कि गुमनाम चिट्ठियों के बारे में तथ्यों को सार्वजनिक करके प्रेस को बताया जाए या नहीं। बेक्सहिल वाली हत्या ने एंडोवर वाली हत्या के मुकाबले लोगों का ध्यान ज्यादा खींचा था। बेशक उसमें मशहूर होने की ज्यादा विशेषताएं थीं। सबसे पहले शिकार एक जवान और सुंदर लड़की थी। हत्या समुद्र के किनारे हुई थी और वो भी एक लोकप्रिय रिजॉर्ट में। अपराध के सारे तथ्यों को हर रोज नए ढंग से पेश किया जाता था। एबीसी रेलवे गाइड ने भी अपने हिस्से का ध्यान आकर्षित किया था। माना जा रहा था कि कातिल ने वो वहीं से खरीदी थी और साथ ही ये भी कि वो कातिल की पहचान में एक महत्वपूर्ण सुराग थी। ये भी पता चलता था कि वो गाड़ी से वहां आया था और लंदन जाने का इरादा रखता था। एंडोवर वाली हत्या में रेलवे गाइड को कोई खास जगह नहीं मिली थी, इसलिए इस समय तो आम लोगों की नजरों में दोनों हत्याओं का आपस में कोई संबंध होने की संभावना काफी कम थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, हमें एक नीति बनानी पड़ेगी। सवाल ये है कि हमें सबसे ज्यादा फायदा किस चीज से होगा। क्या हम जनता को सारी बात बता दें और उसकी सहायता लें? आखिर लाखों लोगों की सहायता मिलेगी एक पागल आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो दिखने में पागल नहीं लगेगा, डॉक्टर थॉमसन ने बीच में ही कहा। एबीसी गाइड की बिक्री पर नजर रखते हुए अंधेरे में रहकर काम करने का अपना अलग फायदा है, बिना उस आदमी को यह पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो अच्छी तरह जानता है कि हम जानते हैं। उसने अपनी चिट्ठियों से जानबूझकर अपनी तरफ ध्यान खींचा है। तुम्हारी क्या राय है क्रोम? मेरे ख्याल से सर, अगर आप इस सारी जानकारी को पब्लिक को बता देते हैं तो आप एबीसी वाला ही खेल खेलते हैं। वो यही चाहता है, प्रचार, बदनामी, वो इसी के पीछे लगा है। मैं ठीक कह रहा हूं ना डॉक्टर? वो लोगों का ध्यान ही तो आकर्षित करना चाहता है। थॉमसन ने हाँ में सिर हिला दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सोचते हुए कहा, तो तुम उसे हराना चाहते हो। जो प्रचार वो चाहता है वो उसे ना देकर। और आपकी क्या राय है मिस्टर पॉयरो? पॉयरो ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। जब वो बोला तो बड़ी सावधानी से अपने शब्द चुनते हुए, मेरे लिए मुश्किल है मिस्टर लायनेल। आप कह सकते हैं कि मेरा अपना स्वार्थ है। ये चुनौती मुझे दी गई थी। अगर मैं ये कहूँ कि उस तथ्य को दबा लीजिए, उसे आम मत कीजिए, तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि ये मेरा अहंकार बोल रहा है, कि मुझे अपने नाम की चिंता है? मेरे लिए वाकई मुश्किल है। सब कुछ कह देने के अपने अलग फायदे हैं। कम से कम ये एक चेतावनी है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर क्रोम की तरह ही मुझे भी लगता है कि हत्यारा ऐसा ही चाहता है। कमिश्नर ने डॉक्टर से सवाल किया, मान लो डॉक्टर, अगर हम अपने इस पागल को वो प्रचार न दें जिसका वो भूखा है, तो वो क्या करेगा? डॉक्टर ने तपाक से कहा, एक और जुर्म करेगा। आपको मजबूर कर देगा कि आप उसे वो दें जो वो चाहता है। और अगर हम इस मामले को सुर्खियों में ले आएं, तो वो क्या करेगा? मेरा जवाब अब भी वही है। एक तरीके से आप उसके महत्व पाने के पागलपन को तुष्ट करते हैं
और दूसरे से उसे निराश करते हैं। नतीजा वही होगा, एक और जुर्म। आपको क्या लगता है मिस्टर पॉयरो? मैं डॉक्टर थॉमसन की राय से पूरी तरह सहमत हूं। तो आखिर ये पागल कितने जुर्म करने का इरादा रखता है? डॉक्टर थॉमसन ने पॉयरो की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, शायद ए से जेड तक। लेकिन बेशक वो वहां तक पहुंचेगा नहीं, आप उससे पहले ही उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये जानना दिलचस्प रहता कि एक्स अक्षर के साथ वो क्या करता। लेकिन आप उसे इससे बहुत पहले ही पकड़ लेंगे, शायद जी या एच तक। असिस्टेंट कमिश्नर ने मेज पर मुक्का मारा। हे भगवान, क्या आप ये कह रहे हैं कि 4-5 खून और होंगे? नहीं होंगे सर, मेरा भरोसा कीजिए, इंस्पेक्टर क्रोम बोला। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसे एफ अक्षर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ने की गारंटी देता हूं। मेरे ख्याल से मैं अब तक इस जुर्म के पीछे की मानसिकता को अच्छी तरह से समझ गया हूं। अगर मैं गलत हूं तो डॉक्टर थॉमसन मुझे सही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब जब ये एबीसी किसी जुर्म को अंजाम देता है तो उसका आत्मविश्वास 100% बढ़ जाता है। जब जब वो ये महसूस करता है कि मैं होशियार हूँ, वो मुझे पकड़ नहीं सकते, तब तब वो अपने आप पर इतना भरोसा करने लगता है कि लापरवाह हो जाता है। वो अपनी होशियारी और दूसरों की बेवकूफ़ी को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है और जल्दी ही वो कोई भी सावधानी बरतने का कष्ट नहीं उठाएगा। क्यों, ठीक है ना डॉक्टर? थॉमसन ने हाँ में सिर हिलाया। अक्सर ऐसा ही होता है। डॉक्टरी भाषा में इसे बेहतर ढंग से कहा जा सकता था। आप ऐसी बातों के बारे में काफ़ी जानते हैं मिस्टर पॉयरो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जैसा इंस्पेक्टर क्रोम कह रहे हैं वैसा ही है। पॉयरो ने सहमति जताई। ये पैरानोया या भ्रांति रोग है, जो एक तरह का पागलपन होता है। फिर वो क्रोम की तरफ मुड़ा और उसने कहा, क्या बेक्सहिल हत्या केस में कोई महत्वपूर्ण दिलचस्प तत्व भी है? ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ईस्टबॉर्न में स्प्लेंडेड नाम का एक रेस्टोरेंट है। वहाँ के वेटर ने मरी हुई लड़की के चित्र को एक ऐसी लड़की के रूप में पहचाना है जिसने 24 तारीख की शाम को वहाँ खाना खाया था, एक चश्मे वाले अधेड़ आदमी के साथ। बेक्सहिल और लंदन के बीच सड़क पर स्कारलेट रनर नाम की एक सराय है। वहाँ के लोगों ने भी इस चित्र को पहचाना है। उनका कहना है कि वो करीब 9 बजे वहाँ थी, एक ऐसे आदमी के साथ जो जल सेना का ऑफिसर लग रहा था। अब ये दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। और भी कुछ पहचाने की गई हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर किसी काम की नहीं है। हम एबीसी को नहीं ढूंढ पाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, जो भी किया जा सकता है वो आप लोग कर रहे हैं मिस्टर क्रोम। आपका क्या कहना है मिस्टर पॉयरो? क्या आपके मन में जांच का कोई और तरीका आता है? पॉयरो ने धीरे धीरे कहा, मुझे लगता है कि एक बहुत अहम सुराग है जुर्म के कारण को खोजना। लेकिन वो तो साफ जाहिर ही है, वर्णमाला को लेकर उसके मन में कोई मनोविकार है। आपने यही तो कहा था ना डॉक्टर? हाँ, ये बात तो सही है, पॉयरो ने कहा। उसके मन में वर्णमाला की मनोग्रंथि जरूर है, लेकिन वर्णमाला की ही मनोग्रंथि क्यों? कोई पागल जो भी जुर्म करता है उसके पास वो करने की कोई ठोस वजह होती है। क्रोम ने उसे टोकते हुए कहा, देखिए मिस्टर पॉयरो, 1929 में स्टोनमैन के केस को देखिए जरा। उसने हर उस आदमी को मार डाला था जो उसे थोड़ा सा भी नाराज करता था। आपकी बात सही है मिस्टर क्रोम, पॉयरो ने कहा, लेकिन अगर आप एक बहुत ही महान और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको छोटी मोटी सिरदर्दियों से परे रखा जाए। अगर कोई मक्खी बार बार आपके माथे पर बैठकर आपको परेशान करती है तो आप क्या करते हैं? आप उस मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं। इसे लेकर आपको कोई हिचक नहीं होती। आप महत्वपूर्ण हैं, वो मक्खी नहीं। इसलिए आप मक्खी को मार देते हैं और आपकी सिरदर्दी खत्म हो जाती है। आपको अपना कदम बिल्कुल उचित और सही लगता है। मक्खी को मारने की एक और वजह हो सकती है। अगर आपको सफाई का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रहता है तो मक्खी पूरे समाज के लिए खतरा हो सकती है, तो मक्खी को तो जाना ही है। मानसिक रूप से बीमार अपराधी का मन ऐसे ही काम करता है। लेकिन अब इस केस पर नज़र डालिए। अगर इस आदमी ने अपने शिकारों को वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स के आधार पर चुना है तो उन्हें इसलिए नहीं हटाया जा रहा कि वो कातिल के लिए सिरदर्दी का कारण है। इन दोनों बातों का एक साथ होना तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा संयोग हो जाएगा। हाँ, ये तो है, डॉक्टर थॉमसन ने कहा।
मुझे एक केस याद है जिसमें एक औरत के पति को मौत की सजा दी गई थी। उसने एक एक करके ज्यूरी के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। सारे अपराधों को एक दूसरे से जोड़ने में काफी समय लग गया। वो देखने में बिल्कुल अलग दिखाई देते थे, लेकिन जैसा कि मिस्टर पॉयरो ने कहा, बिना उद्देश्य के हत्या करने वाले कातिल जैसा कुछ नहीं होता। या तो वो अपना रास्ता रोकने वाले लोगों को मारता है या फिर अपने किसी विश्वास के आधार पर मारता है। वो पादरियों को मार सकता है, पुलिस वालों को, वेश्याओं को, किसी को भी, क्योंकि उसे ये लगता है कि उन्हें मारा जाना चाहिए, उन्हें समाज से हटा दिया जाना चाहिए। जितना मुझे समझ आता है, इस केस में वो बात भी नहीं है। मिसेस एशर और बैटी बर्नार्ड को एक ही वर्ग की नहीं माना जा सकता। हाँ, इसमें सेक्स कॉम्प्लेक्स होने की संभावना हो सकती है। दोनों शिकार औरतें थीं। हम अगले अपराध के बाद इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कमिश्नर पॉयरो की ओर मुड़ा और बोला, देखिए, आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उसे समझ तो रहा हूं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पॉयरो ने उसे समझाते हुए कहा, मैं अपने आप से ये सवाल करता हूं कि अपराधी के मन में क्या चल रहा है। उसके खतों से ऐसा लगता है कि वो अपने मनोरंजन के लिए कत्ल कर रहा है। क्या ये सच हो सकता है? और ये सच है भी तो वो किस आधार पर अपने शिकारों को चुनता है, वर्णमाला के अलावा? अगर वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कत्ल कर रहा है तो वो इस बात का प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि तब वो बिना सजा के डर के कत्ल कर सकता है। लेकिन नहीं, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, वो तो आम लोगों के सामने प्रदर्शन कर रहा है, अपने आप को दिखाने के लिए। आखिर उसका व्यक्तित्व किस तरह दबाया गया है कि उसे अब तक उसके द्वारा चुने गए दोनों शिकारों के साथ जोड़ा जा सके। मेरा एक आखिरी सुझाव, क्या उसका कारण सीधा मेरे लिए व्यक्तिगत नफरत है, यानी हरक्यूल पॉयरो के लिए? क्या वो मुझे खुली चुनौती दे रहा है क्योंकि मैंने कभी अनजाने में अपने कैरियर में उसे हराया है? या फिर उसकी दुश्मनी व्यक्तिगत ना होकर सिर्फ इस कारण है कि मैं एक विदेशी हूं? अगर हाँ, तो इसका क्या कारण है? किसी विदेशी के हाथों उसका क्या नुकसान हुआ है? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों में हमारी समस्या का हल छिपा हुआ है। हमारा ये पागल खूनी ये जुर्म क्यों कर रहा है, उसका कारण हमारे लिए शायद अनोखा हो, लेकिन उसके लिए वो जरूर तर्कसंगत होगा। अगर हमें सही कारण पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल सकता है कि अगला शिकार कौन हो सकता है। क्रोम ने असहमति में सिर हिलाया। मुझे तो लगता है कि वो बिना किसी पैटर्न के बस यूं ही किसी को भी चुन लेता है। तब तो वो बड़ा ही दरिया दिल कातिल होगा, पॉयरो ने व्यंग्य से कहा। क्या मतलब? मैंने कहा कि फिर तो वो बड़ा ही दरिया दिल कातिल होगा। फ्रेंज एशर को अपनी बीवी का खून करने के लिए बड़ी ही आसानी से पकड़ा जा सकता था। डोनाल्ड फ्रेजर को बेटी के कत्ल के लिए पकड़ा जा सकता था अगर एबीसी के वो चेतावनी वाले खत हमें पहले ही ना मिल गए होते। तो इसका मतलब वो इतना नर्म दिल है कि दूसरों को उस काम के लिए तकलीफ सहते नहीं देख सकता जो उन्होंने नहीं किया। डॉक्टर थॉमसन ने बीच में ही कहा, मैंने इससे भी अजीब घटनाएं देखी हैं। मैंने ऐसे आदमी भी देखे हैं जिन्होंने आधा दर्जन लोगों को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला क्योंकि उनका एक शिकार तुरंत नहीं मरा और पीड़ा में रहा। फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसका ये कारण है। वो इन अपराधों का श्रेय फेमस होने के लिए यानी प्रसिद्ध होने के लिए चाहता है। यही बात सबसे अधिक सही बैठती है। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं सर? क्रोम ने कहा। क्यों ना अगले पत्र के मिलने तक इंतजार किया जाए और फिर उसे लोगों को बता दिया जाए। अखबारों के विशेष संस्करण निकाले जाएं। इससे ये होगा कि जिस शहर का भी वो नाम लेगा उस शहर में तो घबराहट का माहौल पैदा हो जाएगा, लेकिन उस शहर का हर वो आदमी जिसका नाम सी अक्षर से शुरू होता है चौकन्ना हो जाएगा और एबीसी को भी खुद को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। वो सफल होने के लिए और भी दृढ़ हो जाएगा और तब हम उसे आसानी से पकड़ पाएंगे। लेकिन उस पल वहाँ बैठे ये सब बातें करते हुए हम में से किसी को भी नहीं पता था कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ था। नॉवल का तीसरा भाग सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए भाग 3 के वीडियो पर क्लिक करें। इससे पहले का भाग या इससे आगे के बाकी भाग सुनने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही एबीसी मर्डर्स की प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।